हाय, वेलकम टू ई क्यूब। दोस्तों आज बात करेंगे मार्केट पिछले कुछ टाइम से रिसेंटली 1 से 1.5 साल हो गया मार्केट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, मीन्स साइडवेज है। तो क्या ऐसे की फैक्टर्स हैं, क्या रीजंस हैं कि हमारा इंडियन मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा है, जबकि वहीं साउथ कोरिया हो, चाइना ने करीब 30% का रिटर्न दिया, यूरोप ने 35% का रिटर्न है, S&P 500 जो कि यूएस की मार्केट है उसने दिया करीब 12% का रिटर्न। उसके बाद साउथ कोरिया ने दिया 45 का रिटर्न, और इंडिया ने जो रिटर्न दिया है पिछले 1 सालों में वो -1% या -2% के अप्रॉक्स है, यानी ओवरऑल माइनस में ही रिटर्न गया है हमारा पिछले 1 साल में। तो वैसे क्या रीजंस है इंडियन मार्केट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है पिछले 1-1.5 सालों से, तो उसके पीछे कई सारे लॉजिक हैं। जैसे कि ट्रम्प का टैरिफ भी है एक। ट्रम्प ने बेसिकली अभी जो है इंडिया के ऊपर टैरिफ इम्पोज किया है 25%। पहले टैरिफ था जो कि 25%, उन्होंने 27 अगस्त को एडिशनल 25% लगा के टोटल 50% कर दिया है, जो कि हमारे कुछ सेक्टर्स पे लगा है, जैसे कि जेम्स एंड ज्वेलरी पे है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे है, और बेसिकली सबसे ज़्यादा उसका जो डेंट लगा वो टेक्सटाइल सेक्टर पे लगा है, क्योंकि जो टेक्सटाइल सेक्टर है हमारा वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। इसमें सबसे ज़्यादा पुरुष और महिलाएं काम करती हैं। तो एक तरीके से अगर उनकी जॉब जाती है, यानी सेक्टर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, तो उनकी जॉब जाएगी, तो जॉब मार्केट में भी अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा, जो कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इससे चूँकि बेरोज़गारी भी पैदा हो जाती है, जो लोग बाहर हो जाते हैं। तो उसके बाद सेकंड रीज़न की बात करें हम, तो इंडियन मार्केट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है अभी। क्यों एक्सपेंसिव है उसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको। एक्सपेंसिव इसलिए है, और इंडिया दूसरा सबसे एक्सपेंसिव मार्केट है यूएस के बाद, यानी अमेरिका के बाद इंडिया का मार्केट जो है महंगा है। 2 फैक्टर्स की बात मैं बेसिकली करूँगा क्यों इंडिया का मार्केट अभी एक्सपेंसिव यानी महंगा है अभी। तो पहला फैक्टर है कि मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो, जो कि बफेट इंडिकेटर भी है, वो बताते हैं इस बारे में कि जो इंडिया का जो टोटल जीडीपी यानी प्रोडक्शन है उसके एवरेज में ही मार्केट को रहना चाहिए। अगर उससे ऊपर मार्केट निकलती है तो एक साइन ऑफ बबल होता है कि बबल फिर बनता जा रहा है, फिर वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रीजन से बस्ट ज़रूर होगा। आज नहीं तो कल होगा, परसों होगा, बट वो बस्ट ज़रूर होगा। वो मार्केट में सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी। ये मार्केट बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अपने उस पर टिक नहीं पाएगा, पीक पे उसको नीचे आना ही होगा। क्योंकि 10 रुपये की चीज़ 15 रुपये में कब तक बिकेगी? बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं बिकेगी। जब तक उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है तब तक वो बिक सकती है, उसके बाद डिमांड जैसे ही लूज होगी तुरंत प्राइस नीचे आ जाएगा। तो वैसे ही इंडिया की मार्केट या फिर और भी ग्लोबल मार्केट में जो बबल होते हैं वो बस्ट होते हैं, यानी कि गिरते हैं। तो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो के हिसाब से देखें तो इंडिया की मार्केट जो है नॉर्मली 100% के आसपास होना चाहिए, जो कि 135% पे ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव इससे है। सेकंड फैक्टर देखें तो निफ्टी का पी जो है अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो हिस्टोरिकल पी करीब 21-22 के समथिंग होना चाहिए, जो कि अभी 24 के अप्रॉक्स चल रहा है। तो ये इससे भी पता चलता है कि मार्केट थोड़ा महंगा है। थर्ड रीज़न मार्केट के महंगा होने का है कॉर्पोरेट अर्निंग, यानी जो कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। जिस हिसाब से इंडियन मार्केट को लोग वैल्यू कर रहे हैं, फॉरेन के इन्वेस्टर यानी FIIs, तो जिस हिसाब से इंडियन मार्केट को वैल्यू कर रहे हैं तो उसके हिसाब से इंडियन मार्केट महंगा है। किस लिए में? क्योंकि जो कंपनियों की अर्निंग है वो साउथ कोरिया, चाइना से थोड़ा सा स्लो हुई हैं पिछले 2-3 क्वार्टर में, तो इसकी वजह से वो वैल्यू नहीं दे रहे हैं। FII जो पैसा निकाल ही रहे हैं। तो पिछले करीब 1 सालों में आपने देखा होगा तो ऑलमोस्ट करीब 4 लाख करोड़ की सेलिंग कर दी है FIIs ने, 3 लाख करोड़ की अप्रॉक्स सेलिंग की है, और हमारे DIIs ने बाइंग करी है करीब 5.5 लाख करोड़ की। तो इससे मार्केट हमारा टिका रहा, ओवरऑल गिरा भी नहीं बहुत ज़्यादा। लेकिन चूँकि करेक्शन 2 टाइप का होता है, एक प्राइस करेक्शन होता है और एक टाइम करेक्शन होता है। तो इंडियन मार्केट में अभी प्राइस करेक्शन कुछ नहीं हुआ। निफ्टी में 12-14% का करेक्शन, नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं है, इतना तो नॉर्मली चलता ही है। तो करेक्शन कौन सा हुआ? टाइम करेक्शन। टाइम करेक्शन का मतलब मार्केट पिछले 1 सालों में कंसोलिडेट करती रही है, उसने कोई रिटर्न नहीं दिया है। तो ये रहा आपका कंसोलिडेशन मार्केट का, जो कि एक टाइम करेक्शन ही है। तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं। उसके बाद रिसेंटली एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो US फेड ने रेट कट किया है, उससे थोड़ा सा जॉब मार्केट में वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आया है। इससे थोड़ा सा इंडियन मार्केट में भी तेज़ी देखी गई है। हालांकि वो भी बहुत ज़्यादा अभी सस्टेन नहीं कर पा रही, क्योंकि वैल्यूएशन हैं उस हिसाब से। बेसिकली अगर देखा जाए तो वैल्यूएशन किस में ज़्यादा हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में। तो जो हाई वैल्यूएशन हो वो मिड और स्मॉल कैप की ज़्यादा है, और लार्ज कैप शेयरों की वैल्यूएशन थोड़ा ठीक है, यानी
आप बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड और बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड नहीं कर सकते, फेयर वैल्यूड में है, उसमें आप थोड़ा थोड़ा करके बाइंग कर सकते हैं। बहुत एग्रेसिवली बाइंग अभी भी नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा SIP मोड में बाइंग कर सकते हो, वो भी लार्ज कैप में। मिड और स्मॉल तो अभी भी ओवर वैल्यूड चल रहे हैं, उनमें थोड़ा सा करेक्शन बनता है क्योंकि अर्निंग उतनी है नहीं। रेलवे को लोगों ने इतना वैल्यू दे दिया, इतना वैल्यू दे दिया, एक साल में शेयर प्राइस डबल ट्रिपल हो गई। क्यों भाई? इतना तो इम्प्रूवमेंट आया नहीं कि वंदे भारत कितनी चली हमारी, कितने फिनेंस हुए, कितने IRFC ने जो है फिनेंस किया, कितने जो है इरकॉन ने काम किया, कितना RVNL ने ग्रोथ दिखाई। जिस हिसाब से शेयर प्राइस को हम लोग जस्टिफाई कर रहे हैं, डबल ट्रिपल वैल्यूएशन ले रहे हैं, उस हिसाब से ग्रोथ कुछ भी नहीं है। तो 100% ये जो है ओवर वैल्यू शेयर सब हो गए हैं, इसलिए परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो रेलवे में भी कुछ इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया नहीं था। बेसिकली वंदे भारत के नाम पर लोगों ने बाइंग करना स्टार्ट कर दी कि रेलवे गवर्नमेंट सेक्टर है, पिछले काफ़ी सालों से परफॉर्म नहीं किए हैं, पड़े हुए हैं, कोई पूछ नहीं रहा था इनको। तो जैसे ही मोदी जी आए, उन्होंने कुछ इस तरीके से जो है अनाउंस किए कि जो है रेलवे को जो है हम बेहतर बनाएंगे, चलेंगी वंदे भारत ट्रेनें आएंगी, सारा कुछ उन्होंने अनाउंस किया। लेकिन वो सब चली भी, हालांकि ग्रोथ उतनी फास्ट नहीं हुई जिस हिसाब से शेयर प्राइस बढ़ गई, डबल ट्रिपल हो गए। तो वो कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव तो है ही, और जब तक वो फेयर वैल्यू में नहीं आएंगे, इन्वेस्टर बाई नहीं करेंगे उसको। तो ये रीज़न है अभी। हालांकि धीरे धीरे अब वो फेयर वैल्यू पे आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन अभी मुझे लग रहा है कि और होगा इनमें, तब वो उसके हिसाब से चलना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद बात करते हैं डिफेंस सेक्टर की। डिफेंस इस टाइम परफॉर्म क्यों कर रहे हैं? तो डिफेंस के ऊपर बेसिकली गवर्नमेंट का फोकस है कि जो हमारा ग्लोबल सिनेरियो है, उसमें ग्लोबल टेंशन बहुत ज़्यादा है इस समय। आपने देखा होगा रशिया यूक्रेन चल रहा है पिछले 4 सालों से, इजराइल हमास चल रहा है, बीच में इंडिया पाकिस्तान भी हो गया था, थाईलैंड कंबोडिया हो गया था। इतने सारे टेंशन चल रहे हैं कि उसके बीच में जो इंडियन कंपनियों का एक्सपोर्ट है वो तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो अभी जो 2025 में अगर हम बात करें, इंडियन डिफेंस कंपनीज का एक्सपोर्ट जो है करीब 25,000 करोड़ के आसपास है, जो कि बाई 2029 गवर्नमेंट का जो फोकस है इसको करीब 50,000 करोड़ से ऊपर ले जाने का है। तो ऑब्वियस सी बात है, डिफेंस सेक्टर में ग्रोथ तो लाजमी की होगी। हालांकि अभी उतनी नहीं है, लेकिन हाँ आने वाले टाइम में अगर ये 4-5 सालों में तेज़ी से ग्रो करने की पॉसिबिलिटी है डिफेंस सेक्टर की, क्योंकि ग्लोबल टेंशन्स बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस भी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, करेक्शन तो आ ही नहीं रहा है बिल्कुल। तो ये रीजन्स है बेसिकली। उसके बाद अगर हम बात करें कि एक न्यूज़ और निकल के आ रही है अमेरिका से, जो कि H1B वीज़ा के ऊपर ट्रम्प जी ने जो है एक फैसला लिया है। उनका मानना ये है कि अब हम H1B वीज़ा इस तरीके से अलॉट करेंगे कि करीब उनका $1 लाख के आसपास उसकी फ़ी चार्ज करेंगे। $1 लाख मतलब वैसे तो होता है करीब 87 लाख रुपीज़, लेकिन 83 लाख रुपीज़ में वो डिसाइड किए हैं कि इतना रुपया लगेगा तो H1B वीज़ा आपको अलॉट किया जाएगा उसके हिसाब से। तो ये बहुत ही सख्त एक तरीके का गाइडलाइन आया है अमेरिका से। H1B वीज़ा के लिए जो लोग अप्लाई करते हैं, जो लोग जाना चाहते हैं अमेरिका, उनके लिए एक बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात है कि इतना आसानी से वीज़ा मिलेगा नहीं। ये हो गया H1B वीज़ा के। उसके बाद बात करते हैं IT कंपनीज़ के ऊपर, उनका क्या व्यू चल रहा है इसमें। IT कंपनीज़ के ऊपर उनका मानना है कि ये आउटसोर्सिंग बंद करें। जो इंडिया से लोग जाते हैं काम करने के लिए, उनको आउटसोर्स करना बंद करें और अमेरिका वालों को जॉब दें, जिससे वहाँ की जॉब मार्केट थोड़ा सा फेयर हो और लोगों को जॉब मिले, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ख़त्म हो, कंट्री में बूस्ट आए, इकोनॉमिक ग्रो करे तेज़ी से। अदर दैन जो और कंपनीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं, उनके हिसाब से इकोनॉमी जो है ग्रो करे अमेरिका की। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि आउटसोर्सिंग IT कंपनीज़ बंद करें। तो जो कि अब इससे क्या इम्पैक्ट होने वाला IT सेक्टर पे इंडिया में, तो इंडिया के कुछ ऐसे IT कंपनीज़ है जिनका मेजर रेवेन्यू अमेरिका से आता है, लाइक TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया। तो इन सब का करीब 50 to 60% रेवेन्यू अमेरिका से आता है। और जो कि मिड कैप हमारी IT कंपनीज है, लाइक कोफोर्ज वगैरह, जिस हिसाब से इनका परफॉर्मेंस है, अगर अमेरिका में इस तरीके के रूल्स लागू हो जाते हैं फाइनली, तो फिर ये अगर अमेरिकन को जॉब पे रखेंगे, तो अमेरिका चूँकि महंगा है, सबको पता है, वहाँ पे प्राइस जिस तरीके से हैं और सैलरी जिस तरीके से देना पड़ता है, वहाँ का एक रूल है अमेरिकन गवर्नमेंट का, इससे कम सैलरी पे आप नहीं रख सकते। तो उसके हिसाब से अगर वो सैलरी ऑफ़र करते हैं, तो जो मिड और स्मॉल के IT कंपनीज है इंडिया वाली, उनको दिक्कत होगी। शॉर्ट टर्म में तो ज़रूर दिक्कत होगी, क्योंकि वो महंगे जो है सैलरी पे लोगों को हायर करेंगे अमेरिकन को, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ेगा, ग्रोथ थोड़ा सा कम होगा, इस तरीके की दिक्कतें आएंगी उनको। तो शॉर्ट टर्म में IT सेक्टर के लिए तो नेगेटिव है ये। अगर ये पूरी तरीके से लागू हो जाता है तो शॉर्ट टर्म में IT सेक्टर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हालांकि पिछले 2-3 सालों से वैसे भी IT सेक्टर मिड और स्मॉल कैप को छोड़ दें
तो लार्ज कैप का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी बेकार है। 2-4%, 6% रिटर्न 2-3 सालों में टीसीएस दे पाया है। इन्फोसिस की भी कंडीशन खराब ही है। तो इस समय आपने इंडियन मार्केट में देखा होगा आईटी सेक्टर को, एक दिन बढ़ते हैं तो 4 दिन गिरते हैं। ये एक दिन अगर बढ़ भी गए 4-5% तो अगले 2-3 दिन 4 दिन ऐसे गिरते हैं कि 7-8% टूट जाते हैं। फिर मतलब ओवरऑल अपने प्राइस से नीचे चले जाते हैं। तो लोग उसमें स्पेकुलेशन एक तरीके से चल रहा है। लोग बाइंग करते हैं, प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। कोई उसको पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में लोगों ने देखा है कि टीसीएस और विप्रो वगैरह ने कुछ रिटर्न दिया नहीं बेसिकली, इसलिए लोग उसको प्रेफर नहीं कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये हो गया, उसके बाद डिफेंस का हो गया। कारपोरेट अर्निंग में ये था कि कारपोरेट अर्निंग हमने आपको बताया ही वो ठीक से नहीं चल पा रही है। कंपनियों के रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से ख़राब आ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, कंपनीज़ को क्यों कोई वैल्यू देगा, इतना हाई एक्सपेंसिव मार्केट हो गई है तो क्यों कोई वैल्यू देगा। तो ये सारे रीजंस हैं जिसके हिसाब से भी जो है मार्केट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से एफआईआईज की सेलिंग हुई है पिछले 1 सालों में करीब 3-4 लाख करोड़ की, वो एक शॉकिंग है। बहुत हैवली उन्होंने सेल किया है इंडियन मार्केट में। अब आप पूछेंगे कि मार्केट क्रैश भी तो नहीं, मार्केट को उस हिसाब से आना चाहिए था 18,000 16,000, लेकिन हाँ क्यों आएगा मार्केट। हमारा डीआईएच का इन्फ्लो इतना ज़्यादा है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री करीब 67 लाख करोड़ की हो गई है। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री म्यूचुअल फंड की बन गई है। हमारे सारे एमसीज बहुत हाई वैल्यूएशन पे पहुँच गए हैं। इनकी वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई होगी, चाहे वो आपका वैसे तो टॉप पे एसबीआई बैठा है, एसबीआई म्यूचुअल फंड, उसके बाद आईसीआईसीआई प्रू है, फिर एचडीएफसी है। इस तरीके से सीरियल वाइज आते हैं। तो करीब म्यूचुअल फंड की अगर आप मार्केट देखेंगे टोटल, तो करीब 66 से 67 लाख करोड़ रुपए की बन गई है। और जो हमारा इन्फ्लो आ रहा है एसआईपी का, तो इसकी वजह से एक सेबी की गाइडलाइन भी है कि जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनको जो है मार्केट में पैसा लगाना ही है, कैश पे बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं बैठ सकते। सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से वो बाई करते गए, इसलिए मार्केट अभी हमारा 24,500-25,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, रुका हुआ है। अदरवाइज मार्केट तो 16,000 18,000 आ जाता, ये श्योर था। तो डीआईआईज ने ही हमारी मार्केट को अभी तक बचा के रखा है, नहीं तो मार्केट तो ख़राब हो जाती पूरी तरीके से। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये निफ्टी में अभी कोई देखा जाए तो प्राइस करेक्शन नहीं हो पाया, सिर्फ टाइम करेक्शन हुआ है, यानी कंसोलिडेशन हुआ है पिछले 1 सालों में। मार्केट बिल्कुल भी उस तरीके से गिरी नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत स्मॉल लार्ज कैप तेज़ी से गिरे हैं, करीब 30-40% करेक्ट हुए हैं, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से उनका करेक्शन एक लाजमी था, क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा वैल्यू मिले का कुछ मतलब है नहीं। क्योंकि स्टार्टिंग में जो बिज़नेस होते हैं वो गुड होते हैं, तो धीरे धीरे वो ग्रेट बनते हैं। तो डीआईआईज एफआईआईज ने क्या किया कि गुड मार्केट को एक ग्रेट बिजनेस की तरह वैल्यू करना स्टार्ट कर दिया था, जो कि ख़तरनाक है। वो आने वाले टाइम में बस्ट तो होगा ही। तो वही एक तरीके से बस्ट हुआ है। हालांकि लार्ज कैप में उतना ज़्यादा कोई करेक्शन हुआ नहीं, लेकिन वो कंसोलिडेशन फेज में ही है पिछले 1-1.5-2 सालों से। बहुत ज़्यादा रिटर्न भी नहीं लार्ज कैप में। हालांकि अभी जो है आप बाइंग करना चाहें तो थोड़ा थोड़ा एसआईपी मोड में बाइंग कर सकते हैं। बाकी मुझे तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा फेयर वैल्यू पे आना मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हमारी मार्केट परफॉर्म नहीं कर पा रही है। एफआईआईज का पैसा तेज़ी से निकल रहा है, साउथ कोरिया चाइना शिफ्ट हो रहा है, वहाँ की एडटेक कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनीज हैं, जीपीयू की कंपनीज हैं। इस तरीके की जो भी कंपनीज है उसमें पैसा लग रहा है। जैसे कि एक बार हुआ था .com बबल वाला सिनेरियो बना था, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगा था कि उसी तरीके से पैसा इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लग रहा है। एनवीडिया वगैरह की वैल्यू इतने कम समय में करीब 1.25 लाख करीब $4.15 ट्रिलियन का हो जाना इतनी जल्दी, ये अपने आप में सोचने वाली बात है कितना पैसा इन सब कंपनियों में लग रहा है। तो चूँकि अब हमारे यहाँ भी जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को थोड़ा सा बूस्ट मिल रहा है धीरे धीरे, यहाँ की कंपनियाँ भी परफॉर्म करना स्टार्ट करी हैं, तो इसके हिसाब से आने वाले टाइम में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अभी मुझे लग रहा है 2025 में मुश्किल दिख रहा है। और हिसाब से चल रहा है कि आने वाले टाइम में फ़िलहाल ठीक तो हो ही जाएगा। अभी जो है एफआईआईज वापस आएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने सेलिंग करी है, तो कुछ लार्ज कैप सेक्टर जो हैं वो फेयर वैल्यू पे लगभग आ गए हैं, तो उनमें तो बाइंग आएगी। लेकिन मिड और स्मॉल कैप में थोड़ा सा अभी भी कॉन्शियसनेस है, तो उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में कि अभी किन सेक्टर पे आप जो है फोकस कर सकते हैं, कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड में जिनमें आप पैसा लगा सकते हैं जो ठीक ठाक वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, उनके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और भी कई सारे के बॉन्ड की भी मैं बात करूँगा। बॉन्ड में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो भी एक अच्छा ऑप्शन होता है बॉन्ड में, क्योंकि एफडी में तो आपको रिटर्न जनरली 6-7% ही मिलता है, बॉन्ड में फिर भी 10-11-12% तक मिल जाता है। तो उसके हिसाब से भी मैं बात करूँगा आगे कई सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।